सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और उस पर वहां पर आपने अपने कमेंट्स और सुझाव भी दिए। यदि आपने हमारा Spotify चैनल नहीं शेयर लाइक किया है तो जरूर करें ताकि आप वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। आज हम चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ बात करने जा रहे हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। सर पिछली बार आपने हमें भावार्थ रत्नाकर जो किताब है और जो क्लासिकल टेक्स्ट है उसके बारे में आपने हमें अवगत कराया था और बताया था कि उसमें तरह तरह के योग है। सर तो उसी पर हम चर्चा आज करते हैं क्योंकि हमारी कोर्स भी इस पर आने वाली है। तो सर आपने बोला कि उस पुस्तक की एक विलक्षण बात है कि बहुत सारी जो हमारे प्री कंसीव्ड ओपिनियंस है, जो हमारा एक विचारधारा लेकर हम चलते आ रहे हैं, उसको तोड़ने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो सर उस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण यदि करेंगे। देखिए हमारे को और उसमें जाता है तो उसका फलाना होता है, ट्राइन का लॉर्ड है, त्रिकोणाधिपति है, जो वो स्क्वायर में गया तो इस प्रकार का होता है, या त्रिक स्थान में जो भी भाव ग्रह जाता है वो अपने कारकत्व खो बैठता है, उसके कारकत्व और जो उसके अधिपत्य में आने वाले भाव है वो खो बैठता है। इस प्रकार के हमारे दिमाग में भरा है, या इनके अधिपति भी कहीं बैठ गए तो उस भाव की क्षमता कम कर देता है। ये हमने सोचा है और सुना है, तो हमने आधा ही सुना है। यही बताने के लिए भावार्थ रत्नाकर बोलता है कि ये समुद्र है ज्ञान का, इसका जब तक आप मंथन नहीं करोगे तो इसके रत्न नहीं पाओगे। वो ठीक है, सीप वीप तो मिल जाएगी, वो ऐसे भी किनारे पे आती है, वो मिलेगी, पर रत्न नहीं पाओगे। इस कारण उन्होंने शायद भावार्थ रत्नाकर ही उसका नाम रखा है। अब जैसा हम यदि एग्जाम्पल लेंगे तो इसलिए इसके काफी श्लोक जो है वो सुनने के बाद में पहले प्रथम दर्शनी तो समझते ही नहीं है कि ये ऐसा क्या हो रहा है। जैसा ये अभी श्लोक है, भावोश्च भाग्य भाग्येश्वरोपी, यानी भाग्य भाव का स्वामी और भाग्येश्वर उसका उस भाव का जो अधिपति है, उसका जो भाव है या भाव का संबंध जो है, ये दोनों भी, इसका मतलब कि कारक पिता का नवम भाव है, वो कारक भी, और उसका ईश्वर यानी उसका लॉर्ड, ये दोनों नवमाधिपति और ऑब्वियसली सूर्य है, ये 12वें में बैठ गया। तो ये दोनों भी होना वे गौ स्याताम, यानी वो हो गया, वो द्विवचन हो जाता है। तो जातक के पिता का भाग्य उदित होता है। अब प्रश्न ये है कि यदि नवमाधिपति और नवम भाव का कारक ये दोनों यदि 12वें में जाके बैठ गए तो ये तो खत्म हो जाना चाहिए। इनका कारकत्व के जो भी इंडिकेशंस है नवम भाव के, और उसके नवम भाव के भाग्य है, और पिता का कारक है तो पिता के या पिता के भाग्य के, तो ये भाग्य क्यों आ रहा है ऊपर, है ना। तो इसमें दो चीजें हमको ख्याल में रखना है कि एक तत्व ऐसा है कि कोई भी ग्रह यदि 12वें स्थान में बैठ जाए तो वो जिसका कारक है उसकी शक्ति बढ़ाता है। ये हमने पढ़ा रहता है, हम भूल जाते हैं। एक दूसरा, हम ये भूल रहे हैं कि ये जातक के बारे में नहीं, जातक के पिता के बारे में बोल रहे हैं। ये 12वां भाव क्या है, जातक के लिए तो वो व्यय स्थान है, पर जातक के पिता के लिए वो सुख स्थान है। तो लग्नाधिपति और लग्न का कारक, क्योंकि सूर्य लग्न का भी कारक होता है, पिता का जैसा होता है वैसा। जी। ये यदि 4th हाउस में बैठ गए, 4th भाव में बैठ गए, तो इनकी दृष्टि जाएगी 10वें भाव पे। ये हमारा मान स्थान है, हमारी इज्जत बढ़ाने वाला स्थान है ना। हमारी इज्जत कब बढ़ती है, जब हमारा भाग्य का उदय होता तब हमको लोग पहचानते हैं, नहीं तो बाजू से जाए तो कोई देखेगा नहीं हमको। तो जो ऐसा होता है, दुनिया ऐसी है। तो ये 4th भाव में बैठने से वो जातक का पिता आनंदी है, उसको सुख की अनुभूति हो रही है, और ये सुख की अनुभूति होके वो 10वें भाव पे देख रहे हैं, और 10वें भाव पे देखने से उनका मान भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जातक जब पैदा हुआ तो इसके पिता के भाग्य में इजाफा हो गया।
तो इन्होंने ऐसे उसको डाला है कि पहले तो हम सोचते हैं कि कुछ भी गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि हम पहले तो भूल जाते हैं कि ये पिता के भाग्य की बात कर रहे हैं। तो मतलब और सर पिता यहाँ का हम भाग्य लोग, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो उसके लिए वो चतुर्थ स्थान है। हाँ तो मतलब हमने पिता के भाव को यानी नवम भाव को हमने लग्न बना लग्न लिया। समझ लिया हाँ। तो क्या होगा, है ना? तो क्योंकि उसने पिता का कारक बोल रहा है, पर ये नहीं बताया आपको कि ये जो पिता का कारक है ये लग्न भाव का भी कारक हम्म। है ना? तो इसलिए नैसर्गिक है कि यदि लग्नाधिपति और सूर्य यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए, है ना, तो हम्म। क्या होगा? और वो दशम पे देखेगा, ये हम भूल जाते हैं। अब दशम पे हम्म। देखेगा तो उसका मान मारा तब बढ़ेगा। उसका यदि मान बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका भाग्य का उदय होगा। इसी के जी। बारे में वो समझा रहे हैं, पर हम उसको भूल जाते हैं कि ऐसा कैसा हो जाए, ये तो इसका पिता रहने नहीं चाहिए इसके पास, या पिता ही गुजर जाना चाहिए। हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं, क्योंकि भाई उसका भाग्य भी वहां बैठा है तो भाग्य भी चला गया। हाँ, इसका चला गया होगा, जातक का, उसको जाने दो। ये पहले तो पिता के बारे में बोल रहे हैं। एक दूसरा ऐसे इसमें दूसरी और एक थोड़ी सी हिंट है कि ये जो द्वादश स्थान है इसको हम डिस्टेंट लैंड बोलते हैं, हम प्रदेश बोलते हैं। आजकल तो अलग अलग फॉर्मूला है, पर मेरा जो मानना है ये 12वां वो भाव है जहाँ पे आपका कोई अधिकार नहीं रहता। तो प्रदेश में आपका अधिकार नहीं रहता। आप हिंदुस्तानी हो और अमेरिका में गए और आपको भले सिटीजनशिप मिल जाए, फिर भी यू आर ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सेकंड क्लास सिटीजन अकॉर्डिंग टू यू, नॉट नेसेसरली अकॉर्डिंग टू देम। अल्टीमेटली जातक को, तो ये जातक जो है ये वहीं जाके इसको सब कुछ मिलने वाला है। इसका भाग्य दूर है ना? तो इसको अपना भाग्य प्राप्त करने के लिए अपने जन्मस्थल से कहीं ऐसे दूर जा। संस्कृति में जाना पड़ेगा जो उसके लिए अनजानी हो, हम्म। क्योंकि अनजाने जगह हर आदमी डरता है। तो वो 12वां भाव है, वहां हर आदमी डरता है। वहां से मोक्ष होना है तो बोलते तो है, पर मरने को हर आदमी डरता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि तो वो भाव है। तो इसमें उसका भाग्य कहाँ कब तक नहीं पनपेगा, जब तक वो अपने स्थान पे है। ये भी इसके अंदर में एक हिंट है। तो इसको यदि हम समझे तो हम भावों का अर्थ उनका एक दूसरे से संबंध समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए भाव का आपको मंथन करना पड़ता है, वरना थैंक तो यू सो मच सर। हाँ हाँ, है ना? तो नहीं तो भाग्येश और भाग्य भाव का कारक और भाग्येश और 12वें में गया तो भाग्य खत्म हो गया। किसका खत्म हो गया? तेरा हो गया होगा, वो पिता का नहीं, वो उसका बढ़ गया। है ना? तो ऐसा चक्कर में डाल देते हैं वो। इसलिए मैंने उसका जो शीर्षक दिया अनाकलनीय श्लोक लिखा है। ये एकदम आकलन नहीं होता, थोड़ी आपसे वो तकलीफ करवाएंगे आपको, और तकलीफ आप करोगे तो अवश्य भावी आपको उसका मतलब समझेगा। ऐसे काफी श्लोक है उसमें। कुछ कुछ तो लग्न स्पेसिफिक है कि इस लग्न के लिए फलाना, उस लग्न के लिए ऐसा। और क्या ये सब एक ही संख्या के हैं? नहीं। मेष शायद 22 श्लोक है, तो धनु लग्न के लिए 4 ही श्लोक है, क्योंकि उन्होंने ये रत्न चुने हुए हैं। वरना हम जब देखते तो एक पैटर्न रहता है, कोई भी ग्रंथ में एक पैटर्न रहता है ना? हाँ। उसकी दिशा, उसका फलाना, उसका वर्ण, उसका रत्न। जब भी हम ग्रह के बारे में या भाव बोलते हैं तो भाव क्या क्या बताता है, इतना ही बताया जाता है। पर मेष लग्न के लिए उनको लगा कि 10 12 22 बताना जरूरी है, तब इनको समझेगा। धनु लग्न के लिए लगा कि ये जो एक्सेप्शन है ये 4 में ही है, तो वो 4 ही बताएंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शन बता रहे हैं, आपको अपवाद बता रहे हैं, और अपवादों के अपवाद भी समझा रहे हैं। तो ये इसलिए एक बहुत सुंदर ग्रंथ महत्व का है तो छोटा। मैंने उस पर टीका लिखी है, तो मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन तो 2 लाइन का, टीका 1 पन्ना चलती है, क्योंकि ये हुआ कैसा भाई? हाँ तो ये इसके मजबूती पीछे है। का रीजन। तो हाँ, ये क्यों हो रहा है? ये नॉर्मल तो होना नहीं चाहिए। तो इसके दिमाग में क्या चालू था? तो वो कहाँ से निकालेगा? वो फिर से आपको भाव का आधार लेके ही, तो भावों पे यदि आपको अधिकार प्राप्त करना है, हम यदि शुद्ध हिंदी में बोलने की कोशिश करें, मैं 2 3 भाषा बोलता हूँ तो गड़बड़ कर देता हूँ, तो तो इस ग्रंथ को पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसमें आपको अधिकार प्राप्त करवाना है। वो जो हमारा एक जनरल समझ है उसको वो बदल देता है, और वो भावों का अर्थ समझता है, समझाता है। ऐसा कहा गया है, हिंदू सर्वत्र बीजा वो लग्नम च कुसुम प्रभ फले न सदृशो वंशश्च भाव स्वादु रस। तो ये भाव का कैसा रस निकालना है, ये समझने के लिए भावार्थ रत्नाकर महत्व का तो छोटा किताब है,
इसलिए हर एक को लगता है कि मैंने बड़े-बड़े किताब, मैं भी बच्चा था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि हमने तो इतने बड़े-बड़े किताब पढ़ लिए हैं, तो इतने छोटे से क्वेश्चन भी हम क्या पढ़ेंगे? और जैसा बड़ा होने लगा तो समझा कि इसमें क्या, अपने को अभी कुछ भी नहीं समझा, फिर से समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार का ये महान ग्रंथ है। सर, इसमें एक बात बहुत सुंदर से समझ में आई कि द्वादश भाव को हम चाहे बुरा बोले, अच्छा बोले, कुछ भी बोले, लेकिन हर और जनरली हमारी एक भ्रांति हो जाती है कि जब हम 6, 8, 12 को देख लेते हैं तो हमारी ये हो जाती है कि भाई अब तो प्रॉब्लम आने वाले हैं। लेकिन हमको लीक से हट कर यदि कुछ और मिलता है, यदि हम कुछ सोच सकते हैं, तो भावार्थ रत्नाकर के ये जो कुछ श्लोक हैं वो हमें बताते हैं। वो बहुत बताते हैं, हमें उसका मार्ग भी बताते हैं। बहुत जैसे मैंने सुंदर। बोला कि यदि इसके भाग्य का तो व्यय हो गया, हाँ, पर व्यय नहीं हुआ। ये यदि बाहर चला जाएगा तो इसको वहां जिस भाग्य मिलेगा, क्योंकि वो भाग्य वहां बैठा है, उस भाव में बैठा है ना? इस प्रकार से षष्ठ भाव में फलन हो रहा है, तो वहां पे ऑप्शंस है ना आपको, वो ऑप्शंस ढूंढो कौन से हैं। इसी को बोलते हैं कर्म के द्वारा दैव को सिद्ध करना। थैंक यू सो मच सर। इसी तरह हम बाकी सारे श्लोक को भी अपने कोर्स में डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और सर हमें इन श्लोकों को, इनके पीछे का तत्व जो है वो समझाएंगे। यदि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करिए या डायरेक्ट हमारे वेबसाइट से ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। बेल आइकन को प्रणाम। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।